नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए होम साइंस के सिलेबस के ऊपर। ठीक है, इससे पहले हमने एक वीडियो एमए होम साइंस का और भी बना रखा है, हालांकि वो भी आपका जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबंधित है। बट वो जो आपका सिलेबस था वो आपका पेपर नंबर 1 सेमेस्टर 1 का था। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे किसके ऊपर, थर्ड सेमेस्टर के पेपर नंबर 1 के ऊपर, क्योंकि ये कमेंट हमें बार बार देखने को मिल रहा था कि सर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या का जो है आपको एमए होम साइंस का सिलेबस बनाना है, बट वो सिलेबस आपका थर्ड सेमेस्टर का होगा। और ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर के हम पेपर नंबर 1 के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि पेपर 2 बनाना है कि नहीं बनाना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और हाँ, अगर आपको इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में आकर के बता सकते हैं। ठीक है, कि सर फला सब्जेक्ट का चाहिए। पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको यूनिवर्सिटी का नाम, फिर सेमेस्टर का नाम और फिर सब्जेक्ट का नाम तीनों करके कॉमा करके दे देना है और आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी का है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, ठीक है, अयोध्या का ये सिलेबस है, उस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि फॉर्मेट फॉर डेवलपेड सिलेबस फॉर आ सब्जेक्ट, ठीक है, किसके पर्पस्ड स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबस ऑफ द प्रोग्राम एमए सब्जेक्ट होम साइंस। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर बोल रहे हैं जो ये स्ट्रक्चर बनाया गया है ये जो है आपका किसके लिए बनाया गया है, ये आपका जो है होम साइंस के लिए बनाया गया है। ठीक है, एमए होम साइंस के लिए। हालांकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एमएससी वालों के लिए भी पहले था, बट ये एमएससी वालों के लिए अब नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलेबस किसने तैयार किया है, डेवलप्ड बाय, मतलब किसके द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर 3 नाम दिए गए हैं। ठीक है, वहाँ पर उनका जो है क्या एक्सपीरियंस बताया गया है, डिपार्टमेंट बताया गया है, और साथ ही साथ उनकी कौन से कॉलेज और कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं वो भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर सिलेबस का स्ट्रक्चर बताया गया है। सिलेबस का स्ट्रक्चर मतलब कि पेपर का कोड बनाया गया है। पेपर कोड में भी 2 हिस्से हैं, पहला ए और दूसरा बी। ए में हम क्या करेंगे, पेपर कोड को जानेंगे कि एक्चुअली में पेपर का कोड है क्या, और बी में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पेपर हमारा कोर होगा या इलेक्टिव होगा। ठीक है, मतलब कंपल्सरी होगा या फिर इलेक्टिव होगा, ये जानेंगे। साथ ही साथ इस वाले सेक्शन में मतलब सी वाले में हम क्या जानेंगे, कोर्स का टाइटल जानेंगे कि पेपर का नाम क्या होने वाला है। यहाँ पर बात करें तो डी वाले सेक्शन में क्रेडिट के बारे में जान पाएंगे, और ई वाले सेक्शन में हम ये जान पाएंगे कि आपका पेपर थ्योरी होगा या प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, और उसके बाद बात करें जो हमारा एफ और जी है, इसमें हम जान पाएंगे कि 25 नंबर आपको कहाँ से मिलने वाले हैं, कॉलेज की तरफ से मिलने वाले हैं, और 75 नंबर आपको लिखित पेपर के मिलेंगे। यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा खांसी आ रही है। ठीक है, बात करने वाले हैं किसके, सेमेस्टर नंबर 3 के बारे में। तो सेमेस्टर नंबर नंबर 3 के पास आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये क्या बताया गया, आपका सेमेस्टर 3 है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं जिससे थोड़ा आसानी होगी। हाँ, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सेमेस्टर 3 है, ईयर आपका सेकंड है। पेपर का कोड दिया गया है, पहले पेपर का कोड है A130901T, ये आपके पेपर का कोड है। पेपर आपका कौन सा होगा, कोर होगा। पेपर का नाम बात करें तो पेपर का नाम है रिसर्च मेथडोलॉजी। ठीक है, 5 क्रेडिट्स आपको मिलेंगे। पेपर आपका थ्योरी होने वाला है, 25 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से और 75 नंबर आपके लिखित पेपर के मिलेंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आप पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 को भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पर जो आपका पेपर नंबर 4 है, इसमें 2 पेपर दिए गए हैं, 2 में से किन्हीं एक को आपको सिलेक्ट करना होता है। ठीक इसी प्रकार से जब आप पेपर नंबर कौन से 5 में जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको 2 में से किसी एक को ही सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए अब हम बात करते हैं किसके, इसके सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस के ऊपर चर्चा करने से पहले हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। पेज नंबर कौन सा होगा हम लोगों का, 1 मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, चीज़ें यहाँ पर पहले मैं इंग्लिश में एक बार आपको समझा दूंगा, फिर उसके बाद चीज़ें क्या करूँगा, आपको हिंदी में समझाऊंगा। हाँ, यहाँ से देखिए थर्ड सेमेस्टर का शुरू हो गया, सेकेंड ईयर का ये आपका सिलेबस दिया गया है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे कि यूनिवर्सिटी का नाम बताया गया है। ठीक है,
कोर्स का आउटलाइंस बताया गया, आउटलाइंस मतलब किसके लिए है, तो एमए वालों के लिए है। एमएससी वालों का पहले ही काट दिया गया, वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। सेकेंड ईयर के लिए है, थर्ड सेमेस्टर है, सब्जेक्ट का नाम होम साइंस है, पेपर 17 होगा टोटल, मतलब जब तक आप थर्ड सेमेस्टर में पहुँचेंगे तब तक टोटल सब कुल मिला के कितने 17 पेपर होंगे। पेपर का नाम रिसर्च मेथोडोलॉजी है, पेपर का कोड दिया गया है, वही सारी चीज़ें फिर यहाँ पर बताई गई हैं कि ये एमए वालों के लिए है, ठीक है। कौन सा, सेकेंड ईयर है, थर्ड सेमेस्टर है, सब्जेक्ट होम साइंस है, पेपर का कोड दिया गया है, पेपर का टाइटल दिया गया है रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये आपके पेपर का नाम दिया गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि कोर्स आउटकम्स की, मतलब पढ़ने के बाद हमें परिणाम क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी एक एक करके बताई गई हैं कि इससे आपको क्या क्या समझ में आ जाएगा, क्या क्या चीज़ें आप जान पाएंगे, किन किन चीज़ों को छात्रों से परिचित कराया जाएगा, ठीक है। अभी इन सारी चीज़ों को हम हिंदी में चर्चा करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में तो ऑलरेडी मिल भी जाती हैं, वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं, या चाहे तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। बात करें यहाँ पर तो क्रेडिट आपको 5 मिलेंगे इस कोर्स पेपर के, ठीक है। पेपर का अगर कोर्स का टाइप पूछे तो कौन सा है, कोर पेपर है, ठीक है। टोटल मार्क्स आपको कितने मिलने वाले हैं, 25 प्लस 75। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको 25 में से 10 नंबर लेने कंपलसरी हैं, और यहाँ पर 75 में से 30 नंबर, जब टोटल 10 प्लस 30 मतलब कि 40 नंबर आप पाएंगे तभी आपको पास किया जाएगा, नहीं तो आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं पूरे के पेपर को, जो पेपर नंबर 1 है इसको पूरे के पूरे को 60 लेक्चर में ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यूनिट्स बताई गई हैं, यहाँ पर टॉपिक्स बताया गया है, मतलब कि टॉपिक कौन कौन से कवर करने होंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर लेक्चर्स भी बताए गए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी बताई गई हैं। अब चलते हैं हम लोग किसके ऊपर, हिंदी सिलेबस के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा मुख्य है, ठीक है। उसके ऊपर चलते हैं, चर्चा करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग हिंदी सिलेबस के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कार्यक्रम या कक्षा कौन सा है, एमए है। एमएससी को हटा देते हैं क्योंकि एमएससी को पहले ही हटा दिया गया था। वर्ष की बात करें तो द्वितीय है, सेमेस्टर की बात करें तो तीसरा सेमेस्टर है, विषय की बात करें तो विषय आपका गृह विज्ञान है, पेपर का कोड यहाँ पर दिया गया है। और पेपर के शीर्षक मतलब कि टाइटल की बात करें या पेपर के नाम की बात करें तो पेपर का नाम है अनुसंधान पद्धति, ठीक है। ये आपके पेपर का नाम है, आपको इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है। जो अभी आपने देखा था कोर्स आउटकम्स क्या होने वाले हैं, कि मतलब पाठ्यक्रम का परिणाम क्या निकलने वाला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परिणाम क्या निकलेगा। पहला परिणाम यहाँ पर निकलेगा कि अध्ययन की जाने वाली समस्याओं की प्रकृति को समझना तथा संबंधित ज्ञान के क्षेत्र की पहचान करना। मतलब बोल रहे हैं कि जो आप अध्ययन की जाने वाली समस्याएं होती हैं उनकी प्रकृति को समझ पाएंगे, कि उनकी प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक है, सैद्धांतिक है, ऐसा कुछ समझ पाएंगे। साथ ही साथ संबंधित ज्ञान के क्षेत्र में, उससे संबंधित जो ज्ञान के क्षेत्र हैं उनकी आप पहचान भी कर पाएंगे, ठीक है। ये पहला जो आपका परिणाम निकल के आएगा। दूसरा परिणाम आपका निकल के आएगा सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान, ठीक है, और विशेष रूप से गृह विज्ञान में अनुसंधान के क्षेत्रों के बारे में, उसके अर्थ के बारे में, उसकी अवधारणा को समझने का हम प्रयास करेंगे। मतलब कह रहे हैं कि जो सामाजिक विज्ञान है उसमें अनुसंधान के बारे में समझेंगे, साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान के क्षेत्र के बारे में, सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान के अर्थ के बारे में, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। विशेष रूप से हम किसके ऊपर ध्यान देने वाले हैं, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि गृह विज्ञान में जो अनुसंधान है उसके क्षेत्र के बारे में, उसके अर्थ के बारे में, उसकी अवधारणा के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये आपका दूसरा आउटकम्स हो जाएगा, या आप कह सकते हैं दूसरा परिणाम या दूसरा रिजल्ट आपका निकल के आएगा। तीसरा चीज़ आप क्या समझ पाएंगे, तीसरा चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि अनुसंधान के विभिन्न चरणों के बारे में समझ पाएंगे, जैसे कि डेटा संग्रहण कैसे किया जाता है, कहाँ से किया जाता है, डेटा विश्लेषण के बारे में, व्याख्या के बारे में, और रिपोर्ट लेखन के बारे में आप समझ पाएंगे, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आप पूरा सिलेबस मतलब पेपर नंबर 1 को पढ़ने के बाद इतनी सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे और जान पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में यूनिट वाइज। मतलब पहली इकाई में बात करें तो पहले इकाई में आपका आता है सामाजिक अनुसंधान, ठीक है। सामाजिक अनुसंधान में हम क्या पढ़ते हैं, तो सामाजिक अनुसंधान में गृह विज्ञान में शोध की अवधारणा को पढ़ेंगे, उसकी प्रकृति को पढ़ेंगे, उसकी दायरा को हम क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो चाहे आपको दायरा लिख कर आए चाहे क्षेत्र लिख कर आए, बात दोनों एक ही है। तो हम क्या करेंगे, गृह विज्ञान की जो शोध की अवधारणा है उसको पढ़ेंगे, शोध की अवधारणा को, साथ ही साथ उसकी प्रकृति को पढ़ेंगे, ठीक है। गृह विज्ञान की प्रकृति को पढ़ेंगे, गृह विज्ञान के दायरा मतलब कि क्षेत्र को पढ़ेंगे, और गृह विज्ञान में जो शोध होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में भी हम क्या क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो हम इकाई नंबर 1 के अंतर्गत पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, शोध समस्याओं का निर्माण। मतलब शोध समस्याओं का निर्माण कैसे किया जाता है और उनका हम चयन कैसे करते हैं, सिलेक्शन कैसे करते हैं, इन चीज़ों के बारे में भी आप जानकारी हासिल कर पाएंगे। इकाई नंबर 1 के अंतर्गत अगर हम तीसरी पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट आपका आता है सहभागी अनुसंधान किसे कहते हैं, इसका उपयोग क्या होता है, इसका क्षेत्र क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझ पाएंगे। ये 3 चीज़ें सामाजिक अनुसंधान के बारे में आप
आप समझ पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं इकाई 2 के अंतर्गत आपको परिकल्पना के बारे में समझना होता है, अनुसंधान डिजाइन के बारे में और नमूनाकरण के बारे में समझना होता है। ठीक है, जिसको आप सैंपल कहते हैं, सैंपल। ठीक है, बात करते हैं परिकल्पना में, हम परिकल्पना की अवधारणा को पढ़ते हैं, परिकल्पना के प्रकार को और परिकल्पना के महत्व को पढ़ने का प्रयास करते हैं कि परिकल्पना की अवधारणा क्या है, इसको समझेंगे पहले। साथ ही साथ परिकल्पना कितने प्रकार की होती है, इनको समझ पाएंगे। उसके बाद परिकल्पना का क्या महत्व है, इसको हम जान पाएंगे। ठीक है, इकाई नंबर 2 के अंतर्गत जो दूसरी चीज पढ़ते हैं वो हम क्या पढ़ते हैं, अनुसंधान डिजाइन। अनुसंधान डिजाइन मतलब कि उसको कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, उसमें हम पहले क्या सीखेंगे, अनुसंधान डिजाइन की अवधारणा को, अनुसंधान डिजाइन के प्रकार को और अनुसंधान डिजाइन के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। इन तीनों चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं नमूनाकरण के बारे में। तो नमूनाकरण में हम नमूनाकरण की अवधारणा को समझेंगे, नमूनाकरण के प्रकार को समझेंगे और साथ ही साथ नमूनाकरण के महत्व को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। ये तीनों चीजें हम क्या करेंगे, इकाई नंबर 2 के अंतर्गत सीखेंगे। ठीक है, यहीं पर बात करते हैं इकाई नंबर 3 के अंतर्गत। तो इकाई नंबर 3 के अंतर्गत भी आपको 3 चीजें सीखनी होती हैं। कौन कौन सी? पहला तो डेटा संग्रह के स्रोत, दूसरा डेटा संग्रह के उपकरण और तीसरा डेटा संग्रह के तरीके। ठीक है, तीनों चीजों के बारे में जानेंगे। बात करते हैं डेटा संग्रह के स्रोत में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो उसमें जो उसके प्राथमिक स्रोत होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, दूसरा माध्यमिक जो स्रोत होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ डेटा संग्रह के स्रोत का क्षेत्र क्या है, मतलब कहाँ कहाँ से हम किन किन क्षेत्रों से इनको इकट्ठा कर सकते हैं, इनका क्षेत्र विस्तृत है या संकुचित है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और उसके बाद वृत्त चित्र के बारे में भी हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, किसके, डेटा संग्रह के वृत्त चित्र के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा जो आपका आता है डेटा संग्रह के उपकरण में। तो डेटा संग्रह के उपकरण में हम पहले क्या पढ़ेंगे, साक्षात्कार मार्गदर्शिता मार्गदर्शिका। मतलब बोल रहे हैं कि जब इंटरव्यू लेते हैं तो उसका कुछ मार्गदर्शन किया जाता है ना, कि कुछ चीज़ें पहले से ही बताई जाती हैं, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो उस तरीके से हम इंटरव्यू के बारे में जानेंगे। साक्षात्कार की अनुसूची कैसी बनाई जाएगी, इसके बारे में जानेंगे। क्या क्या प्रश्न रखे जा सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न रखे जा सकते हैं, यहाँ पर चर्चा करेंगे। अवलोकन और प्रश्नावली के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अवलोकन और प्रश्नावली कैसे बनाई जाती है, कैसे किन किन प्रश्नों को यहाँ पर रखा जाता है, उनका जवाब हमें किन से ढूंढना होता है, कैसे प्रश्न का जवाब प्राप्त करते हैं और किस तरीके से हम उनको मतलब उन प्रश्नों का जवाब लिखते हैं। ये सारी चीज़ें आप डेटा संग्रह उपकरण के अंतर्गत सीख पाएंगे। तीसरा आपका आता है डेटा संग्रहण के तरीके कौन कौन से हैं। तो पहला आपका आता है साक्षात्कार, मतलब इंटरव्यू के द्वारा आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वो संग्रह कर सकते हैं डेटा को। दूसरा आपका आता है प्रश्नावली, मतलब प्रश्न के जरिए आप प्रश्न पूछ कर डेटा को संग्रह कर सकते हैं। अवलोकन के द्वारा, केस स्टडी के द्वारा और उसके बाद आप प्रोजेक्टिव तकनीकी के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, डेटा संग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी इकाई नंबर 3 के अंतर्गत इन 3 चीज़ों के बारे में हम सीखते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इकाई नंबर 4 के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना होता है। तो इकाई नंबर 4 के अंतर्गत भैया हमें डेटा का मापन और स्केलिंग पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है, डेटा का मापन कैसे किया जाएगा, उनका स्केलिंग कैसे किया जाएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम डेटा का प्रसंस्करण के बारे में भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, डेटा के प्रसंस्करण के बारे में भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे इकाई नंबर 4 के अंतर्गत। वहीं पर बात करते हैं इकाई नंबर 5 के अंतर्गत। तो इकाई नंबर 5 के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना होता है, डेटा का विश्लेषण और विवेचन, मतलब कि डेटा का विश्लेषण कैसे किया जाएगा, उनका विवेचन कैसे किया जाएगा, उसके ऊपर पढ़ेंगे। और साथ ही साथ रिपोर्ट लेखन के बारे में, मतलब जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उनमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, किन किन चीज़ों को इग्नोर करना होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम समझ पाएंगे और अच्छी जानकारी हासिल कर पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं यहीं पर जब आपकी इकाई 5 मतलब कि 5 इकाइयाँ या 5 यूनिट समाप्त हो जाती हैं तब आपका आता है क्या, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में हमें क्या करना होता है, तो बोल रहे हैं कि शोध की प्रक्रिया जानने के लिए छात्रों के साथ अभ्यास। हम क्या करते हैं कि जब देखिए शोध कैसे किया जाता है, उन प्रक्रिया को जानने के लिए या उनसे परिचित करवाने के लिए छात्रों को हम क्या करते हैं, जो कक्षा होती है उसमें बैठे सभी छात्रों के साथ हम अभ्यास करते हैं। कौन सा अभ्यास करते हैं, पहला अभ्यास करेंगे कि शोध की समस्या का चयन कैसे किया जाएगा, पहला अभ्यास हो जाएगा। दूसरा अभ्यास किया जाएगा साहित्य की समीक्षा कैसे की जाएगी, जो साहित्य होगा उसकी समीक्षा कैसे की जाएगी। तीसरा अभ्यास क्या होता है, परिकल्पना और उद्देश्य विकसित करना।
चौथा आपका क्या आता है भैया, तो चौथा जो अभ्यास आता है वो आता है आपका मापन और उपकरण का निर्माण। ठीक है, ये आपका चौथा आता है। चौथा आता है कि मापन उपकरण होते हैं, या आप कह सकते हैं मापन उपकरण का निर्माण हम कैसे करते हैं। उसके बाद नमूने का चयन कैसे किया जाएगा, इनका भी अभ्यास करते हैं। डेटा संग्रहण के का भी अभ्यास करते हैं। फिर डेटा के विश्लेषण का भी अभ्यास करते हैं। रिपोर्ट लेखन का अभ्यास करते हैं, और साथ साथ कक्षा प्रस्तुति का भी हम क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखें तो 9 प्रकार के अभ्यास किए जाते हैं जो कक्षा के अंतर्गत, जिससे हमें पता चल पाता है कि भैया शोध कैसे किया जाता है। ठीक है, शोध की प्रक्रिया क्या होती है, यहाँ से आप जान पाते हैं। इस तरीके से देखें तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। ये मिड थर्ड सेमेस्टर का पेपर नंबर 1 का। अगर आपको पेपर नंबर 2 का सिलेबस चाहिए तो आपको पेपर नंबर 2 कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। बाकी वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।